वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट था। उसने सूचना के अधिकार आरटीआई का खूब इस्तेमाल किया। लोग उसे सच का सिपाही मान बैठे थे, मगर एक रोज अचानक उस शख्स की कार जली हुई हालत में मिली और कार के अंदर मौजूद थी एक लाश। लोगों को लगा कि सच के सिपाही मर गया, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए किसी ने बंद कर दिया। लेकिन हादसे के बाद ठीक 4 महीने बाद अचानक वो मुर्दा जिंदा उठा और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठा कि लोग हैरान रह गए। एक सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया था। तो आइए क्राइम की इस घटना को जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं सच्ची क्राइम की घटनाएं लेकर के आता हूँ वो यूं ही निरंतर आप तक पहुंचती रहे और ये हमारा सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। कहते हैं कि हर आदमी के कई चेहरे होते हैं। एक ऐसे ही चेहरा उस शख्स का भी था और उस चेहरे के पीछे भी कई चेहरे थे। एक पति का चेहरा, एक आशिक का चेहरा और एक कातिल का चेहरा, और एक चेहरा था आरटीआई सिपाही का। लेकिन इन सारे चेहरों के पीछे का असली खेल शुरू हुआ था 1 मई 2014 को। एक ऐसा खेल जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। उस दिन पुलिस को खबर मिली थी कि ग्रेटर नोएडा के एल्डिको गोल चक्कर के पास एक होंडा सिटी कार में आग लग गई। पुलिस मौके पे पहुंची, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी और कार के साथ ही उसमें सवार एक शख्स की बुरी तरह जल चुका था। अब तफ्तीश में पता चला कि कार किसी और की नहीं बल्कि आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा की थी। अब चंद्रमोहन शर्मा की पहचान वहां पे पूरे इलाके में थी और एक सच्चे और अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट की थी। उसे उसे कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी जा चुकी थी। और चंद्रमोहन शर्मा जी के बारे में ये खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आ गई। उसी दौरान पता चला कि खुद चंद्रमोहन ने कुछ दिन पहले ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की संदिग्ध हालत में मौत तमाम सवाल खड़े कर रही थी। शक की सुई चंद्रमोहन के तमाम अनजान दुश्मनों की तरफ घूम रही थी, लेकिन कुछ बातें थी जो पुलिस को परेशान कर रही थी। इस दौरान चंद्रमोहन शर्मा की लाश अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब करीब 4 महीने बीते जा रहे थे, बीतने को हो गए, फिर बीत ही गए थे 4 महीने। तो यूपी पुलिस की 4 महीने की खामोश तफ्तीश ने रंग दिखाया। ग्रेटर नोएडा से सैकड़ों मील दूर नेपाल में आखिर उसे वो शख्स मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो शख्स था चंद्रमोहन। जी हाँ, खुद चंद्रमोहन शर्मा वो जिंदा थे। अब यदि वो चंद्रमोहन शर्मा जिंदा थे तो एक मुर्दा इंसान जब जिंदा सामने आया तो अचानक कई सवाल भी सामने आए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर एक जिंदा शख्स क्यों नकली मौत मर रहा था, उसकी इस मौत से किसे फायदा होने वाला था, और उससे भी अहम सवाल ये कि कार में जिसकी लाश मिली थी वो कौन था। अब इन सारे सवालों की जड़ में वही 1 मई का दिन था जिस रोज होंडा सिटी में कथित रूप से चंद्रमोहन की वो शिनाख्त लाश मिली थी। चंद्रमोहन शर्मा ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के मकान नंबर F38 में अपनी पत्नी सविता शर्मा के साथ रहता था। अब हादसे के बाद सविता ने सीधे सीधे यही कहा था कि लाश उसके पति की है और ये हादसा नहीं हत्या है। अब पुलिस अपना सिर खपा रही थी, तभी एक और अजीब खबर मिली। अल्फा 2 के जिस इलाके में चंद्रमोहन शर्मा रहता था उसी इलाके से एक लड़की ठीक उसी दिन से लापता हुई थी। जिस दिन कार में आग लगी थी उस गुमशुदा लड़की के मोबाइल नंबर को जब पुलिस खंगालती है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि अचानक पुलिस को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लड़की के मोबाइल का सिम कार्ड चंद्रमोहन शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड था और वो लड़की चंद्रमोहन शर्मा की मासूका थी। अब पुलिस फिर से चंद्रमोहन के इलाके की खाक छानती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि जिस रोज कार में आग लगी उसी दिन से चंद्रमोहन की प्रेमिका के साथ इलाके का एक भिखारी भी लापता था। अब कुछ कुछ कड़ियां जुड़ रही थी। इसी बीच सर्विलांस की मदद से पुलिस को लड़की की लोकेशन का पता चल जाता है। वो लड़की नेपाल में थी और घर वालों से लगातार बात भी कर रही थी। तो फिर पुलिस मोबाइल के सहारे नेपाल तक जा पहुंची, जहां चंद्रमोहन जिन जो शर्मा था वो जिंदा था और अपनी प्रेमिका के साथ पुलिस के सामने खड़ा था।
अब इस सनसनीखेज कहानी का क्लाइमेक्स सामने आया तो कई और सनसनीखेज खुलासे हुए। दरअसल चंद्रमोहन पेशे से मेंटेनेंस इंजीनियर था और एक नामी कार कंपनी में काम करता था। ग्रेटर नोएडा के चर्चित भट्टा कांड के दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर रात का काफी काम किया था। तभी पहली बार उसने आरटीआई के जरिए कई अहम जानकारियां भी जुटाई थी। इसी बीच चंद्रमोहन की दोस्ती मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से हो गई। अब ये दोस्ती धीरे धीरे करके कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब लड़की के इश्क के चक्कर में पड़कर चंद्रमोहन शर्मा कर्ज में डूबता चला गया। अब गर्लफ्रेंड की फरमाइशें पूरी करते करते वो इतना कंगाल हो गया कि कर्जदारों की कई कतारें उसे डराने लगी। इसी डर ने एक साजिश को जन्म दिया। चंद्रमोहन ने अपना बीमा करा रखा था। उसे लगा कि अगर उसकी नकली मौत हो जाए तो बीमा की रकम मिल जाएगी और वो कर्जदारों का कर्ज चुका देगा। बस इसी के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस साजिश में शामिल कर लिया। अब साजिश के मुताबिक चंद्रमोहन ने अपनी कदकाठी के किसी मजबूर शख्स को ढूंढना शुरू किया। फिर उसकी तलाश अपने इलाके के एक भिखारी पर जाकर खत्म हुई। अब चंद्रमोहन ने सबसे पहले पुलिस को अपने अनजान दुश्मनों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। उनसे बोला कि मुझे किसी से खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब चंद्रमोहन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले भिखारी का कत्ल किया, फिर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर उसे बिठा दिया, फिर अपने ही हाथों से कार को आग के हवाले करके जमाने की नजरों में वो मुर्दा बन बैठा। अब वारदात के बाद चंद्रमोहन शर्मा सीधे नेपाल चला गया। बहुत मुमकिन है कि चंद्रमोहन का भेद इतनी जल्दी नहीं खुल पाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन ने पुलिस को उसका पता न दिया होता। हालांकि चंद्रमोहन का सच सामने आने के बावजूद उसकी पत्नी का कहना था कि नेपाल में पकड़ा गया शख्स उसका पति नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन पुलिस ने कार से मिली लाश का पोस्टमार्टम कराया। उसी दौरान उसके दांत निकाल कर रख लिए गए थे ताकि डीएनए के जरिए मरने वाले की पहचान हो सके। तो ये मामला काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा और इस मामले ने पुलिस ने चंद्रमोहन और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज किया और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ये तो घटना थी ग्रेटर नोएडा की। तो ऐसे क्राइम हमेशा होते रहते हैं। लोग कितनी कितनी शातिर तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चोर हो या कोई भी छात्र बदमाश क्रिमिनल कोई कितना भी तेज हो कैसा भी हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उनके वो शिकंजे में फंसी जाता है। तो ये चंद्रमोहन शर्मा भी कहीं बाद में 4 महीने बाद ही सही लेकिन कानून के हाथों के शिकंजे में फंसा और उसका अंजाम भी वही हुआ जो आखिरकार ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स का होता है और वो भी सलाखों की पीछे पहुंचा। फिर आज की इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं किसी नई क्राइम की सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपना और अपनों का देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।